अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका मॉर्निंग शो सलाम छेके में। मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलावी। गौहर कुछ इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। 10 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे कि देश दुनिया में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। जम्मू कश्मीर और मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, सियासत से लेकर सयाहत की बात होगी, बात जब मशरिक़ वस्ता की होगी। तो आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है और उन्होंने पहले ही दावा किया कि मुआहिदे पर दस्तखत हो चुके हैं और उनके मुताबिक अब जो 19 तारीख को स्विट्जरलैंड में तकरीब होगी वो सिर्फ रस्मी तकरीब होगी। उस वाले से पूरी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। ईरान का इस पर क्या रद्द-ए-अमल आया है, ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से लेकर जो ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ है उनकी तरफ से जो मुआहिदा तय पाया गया है उस पर क्या कुछ रद्द-ए-अमल सामने आया है, वो खबर पूरी तफसील के साथ आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएं कि जिस तरह जा रहा था कि इजराइल इस मुआहिदे को या इन मुज़ाकरात को या इस डील को सबूताज कर सकता है, यह खदशा कहीं ना कहीं सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जंग अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई है और ये ज़रूरी नहीं कि वो ट्रंप के बातों के साथ इत्तेफाक करे। वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बता दें कि अमेरिका में एक बड़ा हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में 8 लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है। पूरी तफसील के साथ खबर आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात इथोपिया की भी होगी, वहाँ पर भी एक हादसा पेश आया है। 30 से ज़ायद लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है। बात उस सरजमीन की भी होगी जहां पर हर गुजरते दिन के साथ कयामत खेज मंजर देखा जा रहा है, जहां के लोगों पर तशद्दुद का सिलसिला जारी है और मजीद हमले हुए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, भूख से लेकर हमलों से वहां पर क्या नुकसान हुआ है, बच्चों, खवातीन और लोगों को किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, उस सरजमीन की भी आज बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात G7 सरबराही इजलास जो फ्रांस में होने जा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात मुतवक्का है। वो खबर तब पूरी तफसीलात के साथ आपके सामने रखेंगे। बात जब जम्मू कश्मीर की होगी तो आपको बता दें कि जम्मू में बारिशों का सिलसिला जारी है। वादी कश्मीर की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ग्राउंड जीरो पर चलेंगे जहाँ से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। मज़ीद कुछ खबरें हैं जो आपके सामने रखना ज़रूरी है, कुछ अदालतों के फैसले हैं और कुछ सियासत की भी आज बात करेंगे। रिजर्वेशन से लेकर स्टेटहुड का मामला जो इस वक्त सरफहरिस्त है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जंतर मंतर पर एहतजाज करने जा रही है, वो तमाम तर तफसीलात एक एक करके आपके सामने रखेंगे। ग्राउंड जीरो पर भी चलेंगे जहां से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन टेलीविजन स्क्रीन के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, एक्स और इंस्टा पर भी आप हमें देख सकते हैं और गुलिस्तान न्यूज़ के ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.com पर भी आप जा सकते हैं। वहां पर पूरी खबर तफसील के साथ देख सकते हैं। अपनी आरा, अपना कमेंट, अपनी राय आप वहां पर दे सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत आई फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है। आज जून की 16 तारीख है, मंगलवार का दिन है, लेकिन माजी में आज के दिन कौमी और बैन अक़वामी सतह पर क्या कुछ हुआ है बताएंगे मेरे साथी गौहर कुची। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहूर लोलावी। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 16 जून है और 16 जून को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद अहम मालूमात वाक़यात जो हम आपकी नज़र करेंगे, उसके बाद ही खबरों का पिटारा खोलेंगे। आज ही के दिन साल 2012 में यानी कि 16 जून 2012 में चीन ने कामयाबी के साथ अपना शिंजो 9 खलाई जहाज़ लॉन्च किया है, जिसमें चीनी खातून समेत 3 खलाबाज यानी कि पहली बार चीनी खातून इनमें शामिल थी जो खला में भेजे गए हैं। और आज ही के दिन साल 2010 में भूटान तंबाकू पर मुकम्मल पाबंदी लगाने वाला पहला मुल्क बन गया। आज ही के दिन 1819 में मगरबी हिंदुस्तान के ज़िला कच्छ में एक बड़ा ज़लज़ला आया जिसमें 1543 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए, वो आज ही का दिन था। आज ही के दिन 16 जून साल 1881 में ऑस्ट्रिया, हंगरी और सर्बिया ने फौजी मुआहदे पर दस्तखत किए, वो आज ही का दिन था। आज ही के दिन साल 1903 में मशरूब साज कंपनी पेप्सी कोला का क़याम अमल में आया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 16 जून साल 1957 में फ्रांस ने अलजायर पर हमला किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 16 जून साल 2023 में युगांडा स्कूल पर हमला हुआ जिसमें 40 से ज्यादा अफराद मारे गए। आज ही के दिन 16 जून साल 1836 में लंदन वर्किंग
मेंस एसोसिएशन का क़याम अमल में आया है और आज ही के दिन 16 जून साल 1881 में ऑस्ट्रिया, हंगरी और सर्बिया ने फौजी मुआहदे पर दस्तखत किए। आज ही के दिन साल 1915 में बरतानवी खवातीन के इदारे की बुनियाद रखी गई है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 16 जून साल 1940 में लिथुआनिया में कम्युनिस्ट हुकूमत कायम हुई और आज ही के दिन 16 जून साल 1944 में आइसलैंड ने आईन अपनाया। तो नाज़रीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 16 जून को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है हमने आपको बताया। अब जरा खबरों की शुरुआत करेंगे ज़हूर लुलावी। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको अमेरिका लिए चलेंगे, जहां पर एक बड़ा हादसा पेश आया है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में एक बड़ा हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 8 जो एहलकार है वो हलाक हुए हैं। कैलिफोर्निया में अमेरिकी बमबार तैयारा गिरकर मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है, जिसके नतीजे में 8 अफराद मौके पर ही हलाक हुए हैं। हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बच सका, ये अमेरिकी फिजाइया की तरफ से वाज़ा कर दिया गया है। इसकी तस्दीक हुई है और तहकीकात बड़े पैमाने पर जारी है। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में वाक़ा एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस के करीब अमेरिकी फिजाइया का एक B-52 बमबार तैयारा टेक ऑफ के फौरन बाद गिरकर तबाह हो गया और आग की लपेट में आ गया, जिसके नतीजे में तैयारे में सवार तमाम 8 अफराद हलाक हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक हादसा मामूल के एक टेस्ट मिशन के दौरान पेश आया, जबकि जाए हादसा से हासिल होने वाली फिजाई तस्वीर में तैयारे का मलबा और रनवे के करीब जलता हुआ धुआं आप तस्वीरों में देख रहे हैं। 412 टेस्ट विंग के डिप्टी कमांडर ने भी इसकी तस्दीक की है और कहा कि तैयारे में सवार कोई भी एहलकार जिंदा नहीं बच सका है और मुतासरा खानदानों को भी इतला दी गई है। साथ ही साथ हादसे की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी है और बताया जा रहा है कि हादसे के मुकम्मल तहकीकात में 6 माह का वक्त लग सकता है। B-52 स्ट्रीटो फोर्ट्रेस अमेरिकी फिजाइया का तवील फासले तक मार करने वाला बमबारा ये तैयारा है, जो कई दहाइयों से मुख्तलिफ फौजी ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल होता है। अमेरिका इसका इस्तेमाल करता है, लेकिन आज यह बमबार तैयारा गिरकर तबाह हो गया है और अमेरिका में ही कैलिफोर्निया की रियासत में यह अमेरिकी तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 8 अफराद की मौका पर ही मौत वाक़या हुई। कोई भी जिंदा नहीं बचा है और बताया जा रहा है कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात में 6 माह का वक्त लग सकता है। बताते चले कि जो B-52 बॉम्बर जिसका जो क्रैश हुआ है, तबाह हुआ है, जिसमें 8 अफराद की हलाकत हुई है, इसकी एक हिस्ट्री भी रही है। इसके बगैर जो कल ये हादसा पेश आया है, इससे पहले 1961 में 24 जनवरी 1961 में नॉर्थ कैरोलिना में भी एक हादसे का शिकार हुआ B-52 बॉम्बर और उसके अलावा 17 जनवरी साल 1961 में स्पेन के अंदर भी इस तैयारी को हादसा पेश आया है। उसके अलावा 21 जनवरी साल 1968 में ग्रीनलैंड के अंदर भी ये हादसे का शिकार हुआ है और इसके अलावा 18 फरवरी साल 1994 में वाशिंगटन के अंदर भी ये हादसे का शिकार हुआ है। B-52 बॉम्बर जो है, जिसका कल भी एक हादसा पेश आया है, इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री भी रही है। इससे पहले भी इस B-52 बॉम्बर हादसे का शिकार हुआ है, लेकिन कल जो हादसा हुआ इसमें 8 अफराद मौके पर ही जाम बाक हुए हैं। हिस्ट्री रही है लगातार ये जो बम्बर तैयारा है B-52, इससे पहले भी कई हादसा पेश आए हैं और फिर से और एक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 8 लोग जान की बाजी हार गए हैं। बात अमेरिका के हवाले से हो रही है, तो आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और बात उस मुआहिदे की करते हैं जिसको लेकर के अब 19 तारीख पर उस पर दस्तखत होने हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का उस पर एक बड़ा दावा सामने आया है। बड़ा बयान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, और उन्होंने ये साफ कर दिया कि मुआहिदे पर दस्तखत हो चुके हैं।
अगरचे ईरान का मानना है, अमेरिका का मानना है कि 19 तारीख को तकरीब होगी तब दस्तखत होंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा दावा किया कि मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं, मुआहदा मुकम्मल हो गया है। उनके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वेंस और कॉलीबाफ के दस्तखत मुआहदे पर किए गए हैं और अब जो जेनेवा के स्विट्जरलैंड के जेनेवा में तकरीब होगी वो सिर्फ रस्मी तकरीब होगी और असल में मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुआहदे पर सब दस्तखत हो चुके हैं, ये मुआहिदा मुकम्मल हो गया है। उन्होंने ये बात फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन के साथ मुलाकात के दौरान कही। ट्रंप के मुताबिक उन्हें ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि मुआहिदा तय पा चुका है और तमाम फरीकैन ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं। इधर आला इंतजामी हुकाम के मुताबिक इस मुफाहमतनामे पर ट्रंप, अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने इलेक्ट्रॉनिक तौर पर दस्तखत किए हैं। इतलात के मुताबिक इस मुआहदे की बाकायदा दस्तखती तकरीब अब रवां हफ्ते यानी 19 तारीख को जुमा के दिन जेनेवा में मुनक्किद की जाएगी, लेकिन दस्तखत पहले ही हो चुके हैं। The deal's all signed, and the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found, but it's essentially ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely opened. We got along very well with Iran. It's a different set of leaders. As you know, the first set is gone, the second set is gone, and we found the third set to be very smart, strong, very smart, but we ended up making a deal. I felt badly that we had to go back on the attack for 2 nights, and I thought a third, but we made it before that happened. चलिए नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात जरा ईरान की भी करते हैं और ईरान पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और उसके साथ साथ ही जो चीफ मुज़ाकरातकार हैं उनकी जानिब से भी एक बड़ा और अहम बयान सामने आया है, जहां पर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि ईरान ने ख़त्मी फतह की जानिब एक बड़ा कदम उठाया है। ईरानी अवाम की तारीखी मज़ामत को खराज तहसीन उन्होंने पेश किया है। साथ ही साथ मुसल्लह अफवाज की बहादुरी से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम हुए हैं, मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की जानिब से कहा गया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ईरान अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है, कायम है। उन्होंने ईरानी अवाम की तारीखी मज़ामत को सराहते हुए कहा कि कौम के तर्ज अमल और मुसल्लह अफवाज की बहादुरी ने उन कुव्वतों को नाकाम बनाया जो ईरान की सलामती को खतरे में डालना चाहते थे। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ के मुताबिक दुश्मन अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सका और ईरान अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा और आज भी उस पर कायम है। उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया कि ईरान अपनी मज़ामती पॉलिसी और कौमी इत्तेहाद और मफाद के ज़रिए आगे बढ़ता रहेगा और अपनी हतमी फतह की सिमत पेशरफ्त जारी रहेगा। मोहम्मद बाकर कालिबाफ का बयान के फतह की जानिब ये बड़ा कदम है जो मुआहिदा हुआ है, हतमी मुआहिदा हुआ है, ईरान ने उसे अपनी फतह, अपनी जीत करार दी है। दूसरा बड़ा बयान ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का, उन्होंने भी इस तारीखी मुआहिदे को अहम करार दिया और इसके लिए उन्होंने सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कहा कि मुज्तबा खामनाई का किरदार इसमें काफ़ी अहम रहा और ये मुआहिदा काबिल फ़ख्र दस्तावेज़ बन सकता है। ईरानी सदर ने सुप्रीम लीडर को शानदार अल्फाज में उन्हें खराज अकीदत पेश किया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि मुल्क के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने अमेरिका के साथ तय पाने वाले मुआहिदे में कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शिकों की शमूलियत में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिलसिलावार पैगामात में कहा कि अगर मफाहमती यादाश्त की तमाम शिकों पर दुरुस्त अमल दरामद किया जाए तो उसे ईरान के लिए एक बाइस से फ़ख्र दस्तावेज करार दिया जा सकता है। दूसरी जानिब सुप्रीम लीडर की जानिब से इस मुआहिदे पर अगरचे कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, ताहम आपको बता दें कि मुज्तबा खामनाई
अपने वालिद आयतुल्लाह अली खामनाई के बाद मनसब संभालने के बाद से अवामी सतह पर कम ही नजर आए, जबकि उनकी सरगर्मियों के बारे में ज़्यादातर मालूमात सरकारी मीडिया के जरिए ही सामने आ रही है। साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की वफात के बाद मुल्क में सियासी और मजहबी सतह पर अहम तब्दीलियाँ देखी जा रही है, जबकि उनके आइंदा मुतवक्का नमाज जनाजा और तदफीन की तैयारियाँ भी की जा रही है। लेकिन इस बीच ये बड़ा बयान ईरानी सदर मसूद पशकियान का, जिसमें उन्होंने जो ईरान के सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खामनाई को इस माहिदे का अहम कहा कि उन्होंने इसमें अहम किरदार अदा किया और खराज तहसीन उसे पेश किया। बात जब माहिदे के हवाले से हो रही है, ईरान अमेरिका के हवाले से हो रही है, तो और एक बड़ी खबर आपके सामने रखे, और ये खबर बहुत ही अहम है क्योंकि सूरत हाल अब नाजुक मरहले में दाखिल हो गई है। नाकाबंदी को ख़त्म करना है, लेकिन नाकाबंदी में अगर कोई भी गफलत बरती गई तो बड़ा तसादुम हो सकता है। बहरी रास्ते की बहाली के लिए सुरंगों का खात्मा ज़रूरी है। ये IMO जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये वाज़ा कर दिया है, क्योंकि खलीज में इस वक्त 500 से ज़ायद जहाज़ फंसे हुए हैं। मलाहू का इनखला मरहला सफाई के बाद शुरू होगा, लेकिन मुनज़्ज़म तरीक़ेकार पर अगर अमल ना हुआ तो यहाँ पर बड़ा तसादुम हो सकता है, बड़ा तनाज़ा या बड़े पैमाने पर यहाँ पर ख़राबी हो सकती है। इस वाले से बैनुल-अक़वामी मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO के सेक्रेटरी जनरल आर्सिनो डोमिंगस ने कहा कि अबनाए हॉर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त को मामूल पर लाने के लिए सबसे पहला और ज़रूरी कदम बारूदी सुरंगों की सफाई है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब यह मरहला मुकम्मल हो जाएगा तो इन जहाज़ों और मल्लाहों को निकालने का अमल शुरू किया जाएगा जो गुज़िश्ता 4 माह से वहां फंसे हुए हैं। मजीद बताया गया है कि तकरीबन 130 जहाज़ों की जंग से पहली वाली सतह पर बहरी ट्रैफिक बहाल करने के लिए मजीद कई इकदाम ज़रूरी होंगे ताकि इस अहम आबी गुजरगाह को महफूज बनाया जा सके। इस वक्त खलीज में 500 से ज़ायद जहाज फंसे हुए हैं, जिनमें हजारों मल्लाह मौजूद हैं। उनके मुताबिक वो ओमान, ईरान और दीगर साहली रियासतों के साथ मिलकर सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए राबते में हैं। उन्होंने ये भी खबरदार किया कि जल्दबाजी में जहाज़ों के टकराने का खतरा मौजूद है और अगर जहाज आपस में टकरा गए तो दुनिया का सबसे बड़ा तसादुम यहाँ पर हो सकता है। इसलिए एक मुनज़्ज़म और महफूज तरीक़ेकार की फौरी ज़रूरत है। मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर इस नाकाबंदी को ख़त्म करना है और इसमें अगर थोड़ी सी भी चूक हुई या गफलत बरती गई तो ऐसा तसादुम होगा जो शायद दुनिया ने कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि 500 से ज़ायद जंगी जहाज़ यहाँ पर पिछले 4 माह से फंसे हुए हैं। और इसलिए उन्होंने खबरदार किया है कि नाकाबंदी का जो अमल है या जो वहाँ पर हटाना है उसके लिए ज़रूरी है कि बारूदी सुरंगों का खात्मा किया जा सके। उसके बाद मरहलावार तरीके से यहाँ जहाज़ों को एक एक करके निकाला जाए। चलिए नाज़रीन, बात जहाँ खलीज की हो रही, मशरिक़ वस्ता की हो रही है, तो अब ज़रा इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की भी करते हैं, जिनका मानना है कि वो इसराइल के दिफा के लिए भी हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से उन्होंने कहा है कि जंग ख़त्म नहीं हुई है, इसराइल ने तबाही से बचाव का दावा कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से कहा गया है कि अगरचे जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन इसराइल को अभी भी चौकन्ना रहना होगा, मजीद चौकस रहना होगा। उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी जोन में मौजूदगी जारी रहेगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगरचे इसराइल को मुकम्मल तबाही से बचा लिया गया, ताहम जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसराइल को आइंदा भी चौकस रहना होगा और अपनी सलामती के लिए ज़रूरी दिफाई इकदाम जारी रखने होंगे और हर मुमकिन वो इकदाम उठाना होगा जो इसराइल का दिफा करेगा, इसराइली अवाम का दिफा करेगा। इसलिए इसराइल को हमेशा से चौकन्ना रहना होगा। नेतन्याहू के मुताबिक इसराइल अपनी हिफाजत के लिए जहां ज़रूरी होगा
वहां सिक्योरिटी जोन में मौजूद रहेगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने मजीद कहा कि इजराइल पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है, जबकि ईरान का महर बुराई पहले के मुकाबले में कमजोर हुआ है। बड़ी और अहम खबर, इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से कहा गया है कि जंग अगरचे अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन इजराइल को मजीद चौकस रहना होगा और अपने मुल्क की दिफा के लिए हर मुमकिन वो कदम उठाएगा, हर मुमकिन वो कोशिश करेगा जिससे मुल्क की सलामती, जिससे मुल्क की आवाम को बचाना होगा, दिफा करना होगा। इसलिए इजराइल को हमेशा से चौकन्ना रहना होगा। הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה. אבל אני אומר לכם, אזרחי ישראל, המאבק לא תם ונשלם. אנחנו נצטרך להמשיך לעמוד על המשמר, להמשיך להיות חזקים ונחושים, להגן על עצמנו ככל שידרש. זה נכון לא רק מול איראן, זה נכון גם מול זרועות הטרור של איראן, שבהם פגענו באופן חסר תקדים. עשינו זאת בעזה, עשינו זאת בלבנון, בסוריה, בתימן. नेतन्याहू की बात हो रही है तो बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके साथ साथ ही उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा है, उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान बाज मामलात पर मुकम्मल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से कहा गया है कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो भी बाज मामलात हैं उन पर मुकम्मल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ताहम इजराइल अपने कौमी मफाद के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएगा कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से कहा गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इजराइल अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी पॉलिसी जो है वो कायम रहेगा। नेतन्याहू ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर वो इजराइल के मफादात के दिफा में डट जाएंगे। उन्होंने कहा कि इजराइल शुमाली सरहद, खुसूसन जो लेबनान के साथ सरहद है, मुतसिल इलाकों में शहरियों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने के लिए पुरज़्म है। और साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक इलाकाई ख़तरात के बावजूद इजराइल अपनी दिफाई हिकमत अमली को मज़ीद मजबूत बना रहा है। अगरचे पूरा ये जो मामला है, ये जो पीस डील हुई है ईरान और अमेरिका के दरमियान, इसमें अगरचे इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नाखुश नज़र आ रहे हैं और इस नाखुशी की वजूहात सबके सामने हैं। जो इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ईरान, लेबनान या गाज़ा के अंदर जिस तरह से उन्होंने लोगों के साथ मज़ालिम डाले हैं, हमले किए हैं, लोगों की जानें ली हैं, इस सिलसिले में जो जंग भी ईरान के साथ इजराइल की जानिब से शुरू की गई है, उसके बाद ही इजरायली वज़ीर-ए-आज़म या इजरायली हुकूमत इस पीस डील से नाखुश नजर आ रही है। אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין. אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, אני עומד עליהם, ואני רוצה להגיד לך איך עומדים עליהם. צריך לעמוד עליהם, לא בהתלהמות, לעשות את זה בתבונה, וזה דורש הרבה ניסיון והרבה תבונה, והרבה היכרות עם הזירה האמריקנית. זה דורש הרבה ניסיון. אני חושב שאני עושה את זה על הצד הטוב ביותר, וכשצריך, אני עומד איתן על האינטרסים הביטחוניים שלנו. पहले बात इसराइल के हवाले से हो रही है और लगातार इस हवाले से खदशा भी जाहिर किया जा रहा था कि इसराइल इस मुज़ाकरात को या ये जो पीस डील है या जंगबंदी है इसको सबूताज कर सकता है। और अब ये खदशा कहीं ना कहीं सच लग रहा है, क्योंकि लगातार वो कह रहे हैं कि वो ट्रंप से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते। ख़ासकर जो पीस डील हुई है उनके मुताबिक वो इससे मुत्तफिक नहीं हैं, वो इससे राज़ी नहीं हैं। इसमें जो इसराइल के खदशात हैं उनको मद्देनज़र नहीं रखा गया है, जिसको लेकर के वो लगातार इस पीस डील के खिलाफ बात कर रहे हैं। बात जब ईरान अमेरिका के हवाले, लेबनान के हवाले से बात हो जाए तो आगे बढ़ते हैं, बात उस सरजमीन की भी करते हैं जहां पर हर गुजरते दिन के साथ क़यामत खेज़ मंजर दिखाई दे रहे हैं, जहां के लोग भूख से मर रहे हैं, वहां के लोग हमलों से मर रहे हैं। और लगातार अब इजराइल गज़ा की तरफ पेशकदमी कर रहा है और लगातार गज़ा के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ताज़ा तरीन हमलों में मज़ीद 4 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए हैं। गज़ा में लगातार इजराइल की तरफ से
हमले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है। और ताज़ा तरीन हमलों में मज़ीद 4 फ़लस्तीनी या जो गज़ा के लोग हैं वो जाँ बाक हुए हैं। और आपको बता दें कि गज़ा में इजरायली फ़िज़ाई हमलों और फायरिंग के नतीजे में कम से कम 4 फ़लस्तीनी जाँ बाक हो गए हैं, जबकि जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए मिस्र के दारुल काहिरा में मज़ीद मुज़ाकरात की तैयारियां की जा रही है। और इतलाक़ के मुताबिक वस्ती गज़ा के इलाके जावेदा में एक इजरायली हमले में एक खातून हलाक हुई है, जबकि नसीरात पन्ना गजीन कैंप में एक और हमले में एक शख्स जान से गया है। इधर इजराइल का मानना है कि उन्होंने हमास के ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन आम लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है। गज़ा सिटी में एक इमारत के छत को निशाना बनाने वाले हमले में एक तिब्बी कारकुन और उसका बेटा जाँ बाक हो गया है। दूसरी जानिब इजरायली फ़ौज का कहना है कि उसने गज़ा में अलग अलग कार्रवाई के दौरान हमास के 2 जंगजों को हलाक किया है। और ये वाली तस्वीर है, अटैक की तस्वीर, ये इजराइल की जानिब से जारी की गई है, जिन पर इजरायली फ़ौजों पर हमलों की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम था। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मिशन के एलची निकोलाई मालादिनोव काहिरा पहुंचने वाले हैं, ताकि अमेरिकी सालिस में पेश किए गए अमन मंसूबे पर बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। इतलात के मुताबिक हमास ने मंसूबे के 15 नुकात में बेशतर को कबूल कर लिया है, ताहम असला छोड़ने के मुतालबात पर इख्तिलाफात बरकरार है। लेकिन दूसरी जानिब इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार तशद्दुद का सिलसिला फ़लस्तीनियों पर जारी है, जिसके नतीजे में हर गुज़रते दिन के साथ आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और हर गुज़रते दिन के साथ हलाकतों में इजाफा हो रहा है। एक तरफ से जहां इमदादी पाबंदियाँ है, इमदाद को वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, तो दूसरी जानिब से फ़िज़ाई हमले भी लगातार जारी है, ज़मीनी कार्रवाई भी जारी है, जिसकी वजह से फ़लस्तीन और गज़ा के लोगों का जीना मुश्किल बन गया है। चलिए नाज़रीन, अब ज़रा बढ़ते हैं आगे बात ज़रा अब करेंगे इथोपिया के हवाले से, जहां पर अब फ्रांस के अंदर अफ्रीकी जो मुल्क है इथोपिया, वहां पर एक होलनाक बस हादसा जिसके नतीजे में तकरीबन 31 अफराद की जान चली गई हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चली कि अफ्रीकी मुल्क इथोपिया के शुमाली खत्ते के अंदर एक होलनाक बस हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 30 से ज़्यादा अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हुए हैं। मकामी जो हुकाम हैं उनके मुताबिक मुसाफिरों से भरी एक बस हादसे का शिकार हुई है। खतरनाक पहाड़ी शाहरा पर बेकाबू होकर एक गहरी खाई में जा गिरी। ये तस्वीरें हैं उस बस का जो हादसे का शिकार हुई है, जिसमें 30 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। जब ये हादसा पेश आया है उसके बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया है। कुछ जख्मियों को वहाँ से निकाला गया, कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हुई है और कुछ जख्मी हुए थे, जिन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पर कुछ जख्मियों की हालत तशवीशनाक भी बनी हुई है। हुकाम की जानिब से बताया गया है कि हादसे की असल वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। ताहम ये सड़क पहले ही खतरनाक रास्तों में शुमार की जाती है और माना जाता है कि ड्राइवर इस गाड़ी पर काबू खो बैठा और उसके साथ साथ ये जो गाड़ी है मुसाफिर गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 30 से ज़्यादा अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। इथोपिया में ट्रैफिक हादसात एक संगीन मसला बन चुके हैं और ये सानिया दिसंबर 2024 के उस अलमनाक हादसे के बाद पेश आया है, जिसमें एक बस दरिया में गिरने से 66 अफराद की जान चली गई थी। लगातार इथोपिया में हादसा का न थमने वाला सिलसिला जारी है, जिसमें और एक हादसा अब जुड़ गया है और 31 लोग जान की बाजी हार गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात अब मुल्क की सूरत हाल की भी करेंगे और आपको बता दें कि अमेरिका, फ्रांस और बाहर ताल्लुकात के हवाले से खबर आपके सामने रखेंगे, क्योंकि आज का दिन काफ़ी अहम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं, जहाँ पर वो G7 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे और इस दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात भी मुतवक्का है। आपको बता दें कि इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के दौरे पर थे, जहां पर उनको सबसे बड़ा एजाज़ दिया गया, लेकिन उसके बाद वो अब फ्रांस के लिए रवाना हो चुके हैं और ये दौरा काफ़ी अहम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के शहर आइवान में
16 यानी आज और 17 जून को मुनक्कद होने वाले 52वें यानी 52 G7 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी स्लोवाकिया के दौरे पर थे, जहां उन्हें सबसे बड़ा एजाज़ दिया गया। उसके बाद वो फ्रांस दौरे पर रवाना हो गए हैं, जहां वो G7 ममालिक के रहनुमाओं और शराकतदार ममालिक के नुमाइंदों के साथ अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। इजलास के मौका पर उनकी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात मुतवक्का है, जिसमें तिजारती माहदों समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर ज़ेर बहस आएंगे। इत्तलात के मुताबिक ईरान और यूक्रेन की सूरत हाल भी G7 इजलास के अहम एजेंडे में शामिल होगी। वज़ीर आज़म मोदी 13 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोज़ा दौरे पर हैं और 18 जून को पेरिस के रास्ते से फिर वो वापस भारत पहुंचेंगे। लेकिन आज का दिन काफ़ी अहम दिन होगा, क्योंकि आज जब वो फ्रांस में होंगे तो इस दौरान इमैनुअल मैक्रोन के साथ साथ उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से भी मुतवक्का है, जहां वो मौजूदा सूरत हाल ईरान या मशरिक़ वस्ती की ताज़ा तरीन सूरत हाल ईरान अमेरिका जंग से लेकर फ्रांस यूक्रेन जंग के सूरत हाल पर भी बातचीत करेंगे और दोनों मुल्क के दरमियान तिजारत या रिश्ता मज़ीद मजबूत हो, उस वाले से भी मुख्तलिफ मामलों पर तबादला ख्याल किया जा सकता है। चलिए नाज़रीन, अब जरा बढ़ते आगे बात जरा मुल्की खबरों पर भी नजर डालते हैं। और मुल्की खबरों में सबसे अहम और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है कि एक्साइज ड्यूटी में कहीं ना कहीं इजाफा कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर मरकजी हुकूमत की जानिब से जो डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल है उनकी बरामदात पर आयद जो ड्यूटी है उसमें नुमाया इजाफा कर दिया है, जबकि पेट्रोल पर बरामदी ड्यूटी और मुल्की इस्तेमाल के लिए पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कोई तब्दीली नहीं की गई है। एक नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की बरामद पर फी लीटर 14 रुपये और एटीएफ पर 12.5 रुपये फी लीटर इजाफी ड्यूटी आयद की गई है, जो कि आज से ही नाफिजुल अमल होगी। हुकूमत का कहना है कि इकदाम मुल्क में ईंधन की जो वाफिर दस्तियाबी है यकीनी बनाने और मगरबी एशिया की सूरत हाल के बायस मुमकिन सप्लाई खदशात से निमटने के लिए किया गया है। और साथ ही साथ वजारत पेट्रोलियम ने यकीन दहानी कराई है कि मुल्क के अंदर पेट्रोल, डीजल, LPG और कुदरती गैस के काफ़ी ज़खायर इस वक्त मौजूद हैं। जबकि दूसरी तरफ से अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे की खबरों के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि तेल से लदे जहाज आबनाए हरमुज से दोबारा गुजरना शुरू हो गई हैं। ताहम बैनुल अक़वामी शिपिंग तंजीमों ने खबरदार किया कि इस अहम आबी गुजरगाह में जहाज रानी अब भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से बारूदी सुरंगें वहाँ नस्ब करके रखी गई थी और कहा गया है कि जब तक उनको नहीं वहाँ से हटाया जाएगा तब तक शायद वहाँ से जहाज रानी वहाँ से सफ़र करना मुश्किल और ख़तरे से खाली नहीं होगा। चलिए, बात बैन अक़वामी और मुल्क की सूरत हाल के हवाले से हो रही है, तो बात अब जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के हवाले से करेंगे। और सबसे पहले बात मौसम की, क्योंकि गर्मी से लोगों को राहत मिली है। खासकर जम्मू सूबे में लगातार हल्की बारिशों का सिलसिला जारी है। रात देर गए से ही और ख़ासकर सुबह से ही हल्की बारिशों का सिलसिला जारी है, जिस वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है। क्योंकि जम्मू में लगातार जो तापमान था वो बढ़ता ही जा रहा था, 40 के पार दर्जा हरारत पहुंच गया था। लेकिन आज लोगों को बड़ी राहत मिली, क्योंकि हल्की बारिशों का सिलसिला अभी भी जारी है। वहीं शहर श्रीनगर या वादी कश्मीर की बात करें तो वहां पर अगरचे मौसम खुशगवार है, लेकिन आइंदा दिनों में बारिशें हो सकती है, ये महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है। जम्मू के मुतअद्दिद इलाकों में हल्की बारिशों का सिलसिला जारी है। बाज़ मकामात पर खासकर वादी में मुतअद्दिद मकामात पर मौसम फ़िलहाल खुश्क है, लेकिन जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे दर्जा हरारत में भी कमी देखी गई है। और साथ ही साथ लोगों ने गर्मी से कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है।
और आइंदा चंद घंटों के दौरान खासकर पूरे जम्मू कश्मीर में पहाड़ी इलाकों में मौसम आलूद के साथ साथ हल्की बारिशें हो सकती है, जबकि कुछ इलाकों में मौसम खुश्क रह सकता है। और फिलहाल जो आज बारिशें हुई है इससे लोगों को बड़ी राहत पहुंची है, क्योंकि दर्जा हरारत में भी खासकर गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को राहत मिली है। और साथ ही साथ जो किसान भी परेशान थे क्योंकि बारिशें नहीं हो रही थी, उससे थोड़ी बहुत अगरचे राहत मिली, क्योंकि बारिशों का सिलसिला अब शायद थम गया है। वहीं शहर श्रीनगर या वादी कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर मौसम खुशगवार है, लगातार कई दिनों से खुश्क मौसम देखा जा रहा है। लेकिन महकमा मौसमियात की पेशेनगोई है कि आइंदा दिनों में वादी कश्मीर में भी मौसम तब्दील हो सकता है, जिस दौरान बारिशें होंगी और ख़ासकर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर ज़ालाबारी भी हो सकते हैं। सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। श्रीनगर से इस वक्त नातिका भट्ट हमारे साथ है, शिल्पा शर्मा जम्मू से हमारे साथ है। शिल्पा, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, जम्मू में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? हम आपके पीछे देख रहे हैं कि हवाएं चल रही है, जो बारिशों का सिलसिला था क्या वो थम गया है? और आज जो हमने काफ़ी दिनों के बाद बारिशें देखी, जब मैं भी आज सुबह ऑफिस आ रहा था तो उस वक्त बारिशें हो रही थी, तो क्या वो बारिशों का सिलसिला अभी भी जारी है और कितनी राहत लोगों को मिली? क्योंकि लगातार हम देख रहे थे गर्मी का सिलसिला जारी था, लेकिन आज कितनी बड़ी राहत बारिश से लोगों को मिली है? देखिए, पिछले कई दिनों से तापमान लगातार 40 डिग्री पार जा रहा था, जिससे आम जनता काफी ज्यादा परेशान थी। दिन शुरू होते ही जो है वो तापमान बढ़ रहा था, जिससे आम जनता को काफी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा था। दूसरी तरफ बिजली कटौती भी हो रही थी, जो कि एक कहीं न कहीं आम जनता के लिए परेशानी भी बनी हुई थी। लेकिन बीती रात से ही मौसम में काफी बदलाव हुआ है और बीती रात से ही हल्का बूंदाबांदी शुरू हुई और सुबह तड़के ही जो है वो तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। अभी भी इस समय जो है वो बूंदाबांदी जो है वो जम्मू शहर के अलग अलग इलाकों में हो रही है और आम जनता को एक राहत यहाँ पर जरूर मिल रही है, क्योंकि तापमान बढ़ रहा था, गर्मी हीट वेव काफी ज्यादा थी और आम जनता परेशान थी। आम जनता जो है वो त्राही त्राही कर रही थी, कैनाल्स का या फिर अलग अलग जगहों का जो है वो रुक कर ताकि उन्हें एक राहत मिल सके। तो सुबह सवेरे से ही तेज बारिश हो रही है और इसी के साथ हवाएं चल रही है, जिससे एक राहत जो है वो यहाँ पर जरूर मिल रही है। और आज दिन भर इसी प्रकार से मौसम रहेगा तो आम जनता को एक राहत जो है वो जरूर इसमें मिलने वाली है। अब जरा श्रीनगर भी चलते हैं, नातिका के पास चलेंगे। नातिका, जरा अपडेट कीजिएगा, श्रीनगर में इस वक्त क्या कुछ मौसम का हाल है? क्योंकि जम्मू के अंदर इस वक्त हल्की बारिशें अभी हो रही हैं, और महकमे मौसमियात का क्या कुछ मानना है वादी कश्मीर के मौसम की, अगर हम बात करें? जी बिल्कुल, कश्मीर की अगर बात करते हैं, कश्मीर में इस वक्त मौसम बहुत ही खुशगवार है, कुछ मौसम है, जबकि कुछ दिनों से बारिशों का सिलसिला जारी था। उसकी वजह से टेम्परेचर्स की बात करें तो वो भी डिक्रीज हो चुकी थी, गिरावट देखने को मिल रही थी टेम्परेचर्स में। लेकिन अगर इस वक्त की बात करें तो मौसम जो है और 16 और 17 यानी कि 16-17 आज और कल जो है मौसम इस तरीके से खुश्क रहने वाला है, कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी कश्मीर के अंदर। और वहीं पर अगर हम उसकी बात करते हैं 18, 19, 20 को तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है 18, 19, 20 जून को जो है बर्फबारी हो सकती है पहाड़ी इलाकों के अंदर, और उसके साथ साथ बारिशों का सिलसिला जो है वो श्रीनगर में भी देखने को मिलेगा, वादी कश्मीर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो मौसम जो है खुशगवार है, धूप है, अच्छा खासा मौसम इस वक्त देखने को मिल रहा है। कोई भी वेदर एक्टिविटी जो है फिलहाल आज और कल नहीं देखने को मिलेगी। जबकि अगर हम कुछ दिनों की पहले की बात करते हैं तो गस्टी विंड्स भी देखने को मिल रहे थे, उसके साथ साथ बारिशों का सिलसिला, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है थोड़ा सा डाउन हो चुका था, बिलो नॉर्मल लेवल जो है वो 5 से 8 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। लेकिन अभी की बात करें मौसम अच्छा है, खुशगवार है। उसके साथ साथ बात करें तो टूरिज्म भी यहाँ पर जो है अच्छा चल रहा है इसकी वजह से, क्योंकि अगर पूरी इंडिया की बात करते हैं हीट वेव चल रही है, लेकिन यहाँ पर प्लेजेंट मौसम है। और यहाँ पर अगर श्रीनगर की बात करें आज मौसम अच्छा खुशगवार देखने को मिल रहा है। नातिका, आप हमारे साथ बने रहेगा। शिल्पा, आपके पास आना चाहूंगा, जो हम देख रहे थे कि जो लगातार गर्मी बढ़ रही थी उस वजह से बिजली की बंदिश रहती थी या मुतअद्दिद इलाकों में पानी की किल्लत भी पाई जा रही थी, तो क्या ये माना जाए कि ये जो आज बारिशें हो रही है या बारिशें होंगी, इससे उससे राहत मिलेगी, पानी की किल्लत दूर हो जाएगी, बिजली की बंदिश खत्म हो जाएगी? और आइंदा चंद घंटों के दौरान क्या कुछ एडवाइजरी है महकमा मौसमियात का, क्या मानना है, क्या आइंदा चंद घंटों के दौरान भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है?
ये कहना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा कि पानी की किल्लत या फिर बिजली जो है वो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जो एरियाज है जम्मू के, वहां पर जो है वो आपको मिल रही है। क्योंकि अक्सर जब गर्मियों का मौसम जो है वो शुरू होता है तो बिजली कटौती काफी ज्यादा होती है। देखिए, बारिश यहाँ पर जरूर पड़ रही है जम्मू शहर के अलग अलग इलाकों में, लेकिन बिजली कटौती अभी भी है। सुबह सवेरे जब तेज हवाएं चल रही थी तो कई इलाकों में जो है वो बिजली गुल हो गई थी। हालांकि उसके बाद जो है 1 घंटे या आधे घंटे के बाद बिजली जो है वो छोड़ दी गई थी, लेकिन अभी भी बिजली कटौती कई इलाकों में है जहां पे आम जनता परेशानी से जूझ रही है। इसके अलावा पानी की भी किल्लत है, जहां पे वाटर टैंक्स जो है वो बुलाने पड़ रही है और उन्हें पैसे देकर जो है वो अपने घर में जो है वो पानी लाना पड़ रहा है। इसके अलावा देखिए, मौसम विभाग की बात करें तो अगले आने वाले 4-5 घंटों तक जो है वो मौसम इसी प्रकार से बना रहेगा और तेज हवाएं जम्मू शहर के अलग अलग इलाकों में और बारिश का सिलसिला जो है, बूंदा बारिश जो है वो अगले 3 से 4 घंटा जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन आम जनता की जो एक बहुत बड़ी परेशानी थी, जिसे त्राही त्राही आम जनता कर रही थी, वो थी गर्मी, और उसमें एक राहत जरूर मिली है क्योंकि आम जनता परेशान थी और कैनाल्स का, जिस प्रकार से मैंने पहले कहा कि कैनाल्स का रुख कर रही थी, तो अब उन्हें एक दिन जो ये बारिश पड़ती है ये काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये सूखा पड़ने से बीमारी भी फैलती है और कहीं ना कहीं आम जनता बीमार भी होती है। तो बुजुर्गों और खासतौर पर जो बच्चे हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है कि आज दिन भर जो है वो मौसम अच्छा रहेगा और बारिश रहेगी, जिससे उन्हें एक राहत जो है वो मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप दोनों नुमाइंदों का। श्रीनगर से नातिका हमारे साथ थे, जम्मू से शिल्पा थी। शिल्पा, आप हमारे साथ बने रहेगा, अगली खबर पर दोबारा आपसे तफसीलात लेंगे। फिलहाल मौसम की बात करें तो मौसम इस वक्त वादी कश्मीर में अगरचे खुशगवार है, लेकिन जम्मू खिते की बात करें तो जम्मू में हल्की बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे ये माना जा रहा है कि लोगों ने गर्मी से राहत की सांस लिया, क्योंकि लगातार दर्जा हरारत बढ़ रहा था, जिस वजह से लोगों को मुतअद्दिद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन ये जो बारिशें हुई है इससे लोगों ने राहत की सांस ज़रूर ली है और उम्मीद करेंगे कि आइंदा चंद घंटों के दौरान ये बारिश का सिलसिला जारी रहे, ताकि जो मज़ीद मुश्किलात है गर्मी की वजह से बढ़ गए हैं वो मुश्किलात कम हो जाए। बात जब मौसम के हवाले से हो रही है तो आगे बढ़ते हैं, बात तरक्याती मंसूबों की भी करते हैं। और आपको बता दें कि मुतअद्दिद ऐसे तरक्याती मंसूबे हैं जिनको लेकर के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर काम नहीं हुआ है। ज़मीनी सतह पर अभी भी बड़े मंसूबे तातुल के शिकार है, जिस वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी नाज़रीन, हम बात रामबन रियासी अजला में जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है, उस मंसूबे के तहत जो रेलवे की जानिब से तामीर की गई 29 राब्ता सड़कें हैं, उन राब्ता सड़कों की R&B महकमों को मुंतकली का अमल तकरीबन 1 साल गुजरने के बावजूद भी तातुल का शिकार है और इन सड़कों की जो मजमूई लंबाई है वो 201.46 किलोमीटर है और ये कई दूर इब्तादा आबादियों के लिए अहम मवासलाती राब्ता फराहम करती हैं। जुलाई 2025 में चीफ सेक्रेटरी की सदारत में एक इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें इन सड़कों की मुंतकिली और देखभाल के लिए रेलवे और R&B के दरमियान MOU पर दस्तखत करने का फैसला किया गया था। ताहम मुश्तरका मुआयने के बावजूद अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अब ज़राए का ये भी मानना है कि सड़कों की खस्ताहाली, गुज़श्ता बरस की शदीद बारिशों से होने वाले नुकसानात और फंड्स की अदम दस्तियाबी के बाइस मकामी आबादी मुश्किलात का सामना कर रही है। अब ये भी हैरान कुन तौर पर महकमे जो R&B हैं उनके इंजीनियर इन चीफ की जानिब से इस फैसले से ला इल्मी जाहिर की गई हैं और कहा कि उनके इल्म में ऐसी कोई फाइल नहीं आई, जबकि हुक्काम का कहना है कि रस्मी मुंतकली के बगैर महकमा सड़कों की मरम्मत या देखभाल के लिए बजट या टेंडरिंग का अमल शुरू नहीं कर सकता। इस खबर पे तफसीलात के लिए हमारे साथ शिल्पा शर्मा है। शिल्पा, जरा मजीद अपडेट कीजिएगा इस हवाले से जो रियासी रामबन अजला में श्रीनगर उधमपुर बारामूला रेल लिंक के मंसूबे के तहत जो सड़कें तामीर की गई हैं, उन सड़कों की मुंतकिली अभी भी वो जो महकमे R&B है नहीं सौंपा गया, अगरचे बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत भी दी गई है, एक मीटिंग भी हुई है इस सिलसिले में, लेकिन अभी तक इन सड़कों की मुंतकिली मुतलका हुकाम मुतलका महकमों को नहीं दी गई है।
आप देखिए, जिस प्रकार से रेलवे ने 29 अप्रोचेज जो सड़कें हैं वो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को जो है वो सौंपी गई थी, लेकिन कार्य या फिर इसकी कोई भी प्रगति जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, जिस प्रकार से 13 जुलाई 2025 को मुख्य सचिव के द्वारा जो है वो बैठक भी की गई थी और इस बैठक में इन सड़कों का रखरखाव के लिए जो है वो कई निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन वो केवल और केवल निर्देश जो है वो जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रही है। जो निर्देश दिए गए थे उन पर कोई भी कार्य जो है वो नहीं किया गया था। देखिए, रेलवे के द्वारा जो है, यानी कि जब रेलवे प्रोजेक्ट पूरा हो गया उसके बाद मजदूरों मशीनरों के द्वारा जो है ये 29 अप्रोचेज सड़कें जो है वो बनाई गई थी, ताकि ये उन इलाकों में उन बस्तियों से जो है वो कनेक्ट हो सके जहां पर इन सड़कों की ज्यादा जरूरत है। उन लोगों को जो है उन सड़कों की ज्यादा जरूरत है, वहां पर जो है वो ये कनेक्टिविटी पहुंचेगी। तो इस समय की अगर बात करें तो देखिए, निर्देश दिए गए थे, जिस प्रकार से एमओयू की बात की गई थी रेलवे और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के बीच में जो है वो एमओयू यानी कि हस्ताक्षर जो है वो करवाया जाएगा, लेकिन अभी तक वो कार्य भी नहीं हुआ है। इसके अलावा इंजीनियर से जब बातचीत हुई तो उनके द्वारा भी कहा गया कि उनकी नजर में इस प्रकार का कोई भी जो है वो फाइल उनके पास नहीं आई है। तो जमीनी स्तर पर कोई भी कार्य देखने को नहीं मिल रहा है। जो सड़कें बस्तियों से कनेक्ट की गई है उन लोगों के लिए, उन बस्तियों वाले लोगों के लिए जो है वो ये जीवन रेखा है और इनका रखरखाव करना, इनकी जो है वो देखभाल करना ये बेहद जरूरी है, ताकि उन लोगों को जो है वो वहां पर पूरी तरीके से फैसिलिटी मिल सके। तो अभी तक किसी प्रकार का कोई भी कार्य या फिर कोई भी इस पर जो है वो रखरखाव कार्य देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मुख्य सचिव की बैठक होने के बाद भी, अब देखिए कई सवाल भी उठ रहे हैं कि मुख्य सचिव की बैठक होने के बाद भी निर्देश भी दिए गए कि हस्ताक्षर होगा जो है, यानी कि एमओयू रेलवे और पीडब्ल्यूडी के बीच में करवाया जाएगा। तो अभी तक कोई भी जमीनी स्तर पर कोई भी कार्य नहीं है। इसके अलावा फंड्स की आपने बात की है, फंड्स को लेकर भी जो है वो ये मामला जो है वो सामने आ रहा है। तो ग्राउंड रिपोर्ट अगर हम बात करें तो ग्राउंड पर किसी प्रकार का कोई भी अभी तक कार्य नहीं हुआ है और एक साल जो है वो बीत चुका है। शिल्पा, ये जो काम नहीं हो रहा है, एक साल से तातुल है, तो इस वजह से कौन से अजला है जो सबसे ज्यादा मुतासिर है और लोगों को किन किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? अब माफ कीजिएगा, सवाल फिर से दोहराएं। ये जो मामला अभी तातुल का शिकार है, 29 राब्ता सड़कें हैं, ये जो मामला अभी पेंडिंग है, तो इससे जो ज़्यादा मुतासर होने वाले अजला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो कौन कौन से हैं और लोगों को इस हवाले से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, अब ये जो 29 अप्रोचेज जो रोड यानी कि जिन बस्तियों के साथ या फिर जिन घरों के साथ जो है वो कनेक्ट होनी थी, ये करीबन जो है वो पहाड़ी वाले इलाके हैं जिनसे कनेक्ट होना था, क्योंकि वहां पर अक्सर देखा जाता है कि वहां पर रोड कनेक्टिविटी नहीं होती है, जिससे उनको हर प्रकार की फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। तो ये पहाड़ी वाले लोग हैं जिनसे ये रोड कनेक्टिविटी जो है वो जुड़नी थी, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो अभी रखरखाव का काम या फिर कोई भी मरम्मत का काम जो है वो वहां पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात जरा बस सियाहती मकाम गुलमर्ग की भी करते हैं, क्योंकि गुलमर्ग के अंदर एक बड़ा मामला लैंड स्कैंडल, इस सिलसिले में अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से भी अब उन होटल मालिकान को तलब कर लिया गया है। पूछताछ के लिए ईडी की जानिब से उन होटल मालिकान को जो गुलमर्ग के अंदर जो लैंड स्कैंडल है, इस सिलसिले में तकरीबन 9 होटल मालिकान को तलब कर लिया गया है। और आपको बताते चले कि ये कार्रवाई मुबैना तौर पर साबिका जो रोशनी एक्ट है उसके तहत गुलमर्ग के अंदर जो सरकारी ज़मीनें हैं उनकी मुंतकिली से मुतल्लिक बेज़ाब्तगियों की जारी तहकीकात के सिलसिले में की गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुल्ज़िमान को मरहलावार पेश होने की हिदायत दी है कि यानी कि हर दिन एक एक जो मालिक होगा होटल का उन्हें तलब कर लिया गया है, और बैंक अकाउंट के साथ साथ जायदाद, लीज दस्तावेजात, इनकम टैक्स रिकॉर्ड और रोशनी एक्ट से मुतल्लिक जो दरख्वास्तें हैं उनके साथ ही उन्हें मुकम्मल तफसीलात तलब की गई हैं। यानी कि जो जितना भी रिकॉर्ड उनके पास होगा, चाहे इनकम टैक्स होगा, लीज दस्तावेजात होंगे, जायदाद के कागजात होंगे, जायदाद के कागजात होंगे, बैंक अकाउंट होंगे और दीगर जो भी मामलात है वो कागजात है, उसके साथ साथ ही उन्हें उनके साथ वो पेश होना है ईडी के सामने। और तलब किए गए जो दीगर होटल मालिकान हैं उन्हें ये कहा गया है कि वो जो उन्हें डेट दी गई है मुकर्ररा, वो उस दिन ईडी के सामने पेश हो ताकि उनसे पूछताछ की जाए और पूरी तफसीलात और पूरे जो कागजात हैं
जो उस हवाले से कहा गया है वो भी साथ रखकर उन्हें ईडी के सामने पेश होना है। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे इशफाक अडार के पास चलेंगे। इशफाक, जरा अपडेट कीजिएगा, ये जो गुलमर्ग के अंदर मामला अब सामने आया है, ईडी की जानिब से करीबन 9 होटल मालिकान को तलब कर लिया गया है और साथ ही साथ उनसे ये भी कहा गया है कि जो भी उनके पास दस्तावेजात हैं या माली ट्रांजैक्शन है, लीज के दस्तावेजात हैं, जायदाद के दस्तावेजात हैं, वो समेत उन्हें ईडी के सामने पेश होना है। क्या कुछ तफसीलात हैं इसमें? जी बिल्कुल गौर साहब, अगर हम सयाहती मुकाम गुलमर्ग के हवाले से बात करें तो गुलमर्ग हमेशा से सुर्खियों में रहा है किसी न किसी मामले को लेकर के, चाहे हम सयाहत की बात करें, केबल कार की बात करें। और कल जाके जब सोशल मीडिया पे खबरें आई कि ईडी की तरफ से गुलमर्ग के 9 होटल मालिकान को समन किया गया है और उन्हें तलब किया गया है, क्योंकि बताया यह भी जाता है कि गुलमर्ग में साल 2002 की ये बात है जब यहाँ पर कुछ मुबैना तौर जो यहाँ पर लैंड है उसमें बेज़ाब्तगियां हुई है, रिकॉर्ड्स में बेज़ाब्तगियां हुई है। उसके हवाले से ईडीआई ने कल एक समन जो है मुख्तलिफ होटल्स जो गुलमर्ग में हैं उनके नाम जारी की है और उन्हें 7 रोज के अंदर अंदर पेश होने के लिए कहा गया और उनके ये भी हिदायत दी गई कि उनका बयान जो है वो कलमबंद किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अगर हम ये बात करें कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग में ये काफी सारे होटल्स हैं जिनका लीज पहले से ही खत्म हो चुका है। वही अगर हम ईडी की बात करेंगे, ईडी को यहाँ पर ये कल जो समन उन्होंने जारी किए इन होटल्स के नाम पे और ये बताया गया है कि इन्होंने मुबैना तौर जो है सरकारी रिकॉर्ड में जो है कलमजनी की है। उस हवाले से न सिर्फ अब ये लग रहा है कि होटल वाले जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, बल्कि ये लग रहा है कि जो साल 2002 में ये कार्रवाई की गई थी और उसके बाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी इसमें विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन के सामने एक एफआईआर भी दर्ज किया गया था। उसमें लग रहा है कि जो यहाँ पर उस वक्त के कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अफसरान है, उनको भी शायद इस केस में तलब किया जाएगा, जैसा कि अब लग रहा है कि इस केस में काफी वसअत नजर आ रही है और जो अफसरान उस वक्त इस इलाके में ड्यूटी पर रहे हों उनको भी तलब किया जाएगा। फिलहाल यही है कि होटल्स जो गुलमर्ग में है, जो 9 होटल्स के करीब ईडी ने समन जारी किया है, उन्हें 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो बुलाया गया है और अलग अलग इनका रिकॉर्ड जो है, चाहे वो रोशनी एक्ट के हवाले से हो या इनके जो अकाउंट्स है वो जांच किए जाएंगे। उस हवाले से पूरी तफसीलात जो है फिर सामने रखी जाएगी। फिलहाल यही है कि ये जो कार्रवाई हुई है एक बड़ी कार्रवाई हुई है और यहाँ पर अगर होटलर्स की माने तो गुलमर्ग में होटलर्स पहले से ही जहनी कौफियत का शिकार है, क्योंकि साल 2016 से जो है जी इशफाक कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल गौर साहब, अगर हम सयाहती मुकाम गुलमर्ग में होटलर्स की माने तो गुलमर्ग में होटलर्स, सभी होटलर्स जो है वो जहनी कौफियत का शिकार हुए हैं कि साल 2019 के बाद जो है सयाहत में कहीं ना कहीं जो सयाहत को दचका लगा है। और अगर हम इनके लीज के हवाले से बात करेंगे, उनका लीज जो खत्म हुआ है और अभी उस लीज में तवसी नहीं हो रही है और होटलर्स की तरफ से काफी कुछ खर्चा भी किया गया है होटल्स में और बुकिंग भी उस तरह से नहीं हो पा रही है। अब होटलियर्स भी यहां पर डिमांड कर रहे हैं कि जो लीज के हवाले से उन्होंने कई बार कोर्ट के सामने रुजू किया है तो कोर्ट की तरफ से डायरेक्शंस भी मिले थे और उन डायरेक्शन को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। आप की बात करें तो उस हवाले से भी कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ रही है और ये समझा जा रहा है, जैसे मेरे कई होटल से सुबह बात हुई है तो उनका ये कहना है कि एक तरफ से ईडीआई की समन है, उसमें हम किसी भी किस्म की नहीं करेंगे, लेकिन हम सरकारी जो हुक्मनामे वक्त वक्त पर सादर किए गए हैं और जो हमारे पास रिकॉर्ड है, जो उनके पास लीज रिकॉर्ड है या रोशनी एक्ट के हवाले से उनके रिकॉर्ड है, वो लेकर जो है बाकायदा पेश होंगे, उनको कोई एतराज नहीं है। ताहम जब इस तरह की कार्रवाई है तो सरकार, यहाँ की जो मौजूदा सरकार है, उनको भी जो हमारे हवाले से सोचना चाहे होटल्स के हवाले से, ताकि उनको भी आगे जाके कोई राहत मिले, क्योंकि अभी तो सारे होटल्स करने के लिए इशफाक डार गुलमर्ग से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रहे थे कि होटल मालिकान के मुश्किलात मज़ीद बढ़ने वाले हैं, जहां वो पहले ही 2019 के बाद मुश्किलात से दो चार है। लेकिन फ़िलहाल ईडी ने 9 होटल मालिकान को भी तलब किया है और रोशनी एक्ट के तहत मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है, जिस मामले को लेकर अब मज़ीद तहकीकात जारी है। 9:28 हुआ चाहते हैं, यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात तालीमी शोबे के हवाले से भी करेंगे कि जम्मू कश्मीर के तालीमी शोबे की क्या हालत है। आगे बढ़ेंगे तो बात मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख की भी करेंगे, क्योंकि वहाँ पर इंतखाबात होने हैं और इंतखाबात से पहले क्या तैयारियाँ है वो खबर आपके सामने रखेंगे। बात राजौरी की भी करेंगे, जहाँ पर ज़मीन धंसने का वाक़या पेश आया है। सांबा से भी एक खबर है, जहाँ पर
19 मकान मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। मजीद कुछ खबरें हैं, बात सियासत की भी होगी, कश्मीरी पंडितों की वापसी से लेकर बात रिजर्वेशन की भी होगी, लेकिन छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जे के देख रहे हैं आप। दूसरे और आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं। बात मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख की करेंगे और आपको बता दें कि लद्दाख में मामला पेश आया था, खासकर करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन के हवाले से। करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का जो मामला है वो अभी भी उस पर का हाल बरकरार है, क्योंकि मुंतखब काउंसिल गुज़िश्ता 7.5 माह से गैर फाल है और साथ ही साथ नए अजला के मामले पर भी मरकज़ी हुकूमत के फैसले का इंतज़ार है, जिस वजह से खासकर करगिल में गैर यकीनी सूरत हाल देखी जा रही है। लद्दाख में कायम करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन
और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर मोहम्मद जाकिर आखून के खिलाफ 16 काउंसलरों की जानिब से पेश की गई अदम एतमाद की तहरीक के मुस्तकबिल पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। हुकाम के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर करगिल ने कवायद ज़वाबित के तहत ये तहरीक यूटी इंतजामिया को भेज दी है और अब इस पर हतमी फैसला मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका की इंतजामिया को करना है, जो काउंसिल का इजलास बुलाकर इस पर कार्रवाई करेंगे। इस दौरान डॉक्टर आखून अपने ओहदे पर डटे हुए हैं और मामूल के तरक्याती काम जारी रखे हुए हैं, जबकि उनका दावा है कि वो किसी भी फ्लोर टेस्ट में अक्सरियत साबित करने के लिए पुरएतमाद है। दूसरी जानिब करगिल में 16 काउंसलरों ने 14 मई को अदम एतमाद की तहरीक पर दस्तखत किए, जिनमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और आज़ाद कारकुन शामिल थे और ये तादाद काउंसिल में अक्सरियत रखती है। इधर लेह ज़िला में भी मुंतखब काउंसिल के न होने की सूरत हाल बरकरार है, जहाँ अक्टूबर 2025 से काउंसिल तहलील है और इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर को दिए गए हैं, जिसको लेकर के अब गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। इस पर ज़रा मज़ीद बातचीत करेंगे। मोहम्मद इसाक लद्दाख से हमारे साथ है। इसाक, अपडेट कीजिएगा, ये जो हम देख रहे हैं कि करगिल से लेकर लेह तक गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक पेश की गई थी, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई और हम देख रहे हैं कि 7.5 माह से काउंसिल गैर फाल है। क्या कुछ इसके पीछे वजूहात है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, जिस वजह से गैर यकीनी सूरत हाल देखी जा रही है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल है, करगिल काउंसिल नहीं। और तो अगर हम इस सिचुएशन की बात करें तो पिछले काफी टाइम से जो है लद्दाख के अंदर हिल काउंसिल्स को लेके कहीं न कहीं एक नई नई चीजें देखने को मिल रहा है। लेह के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो अपोजिशन में था, भारतीय जनता पार्टी रूलिंग में था, तो वो टेन्योर खत्म होने के बाद लेह में भी इलेक्शन होना बाकी है। और करगिल में प्री पोल अलायंस हुआ था एनसी कांग्रेस का 2.5 साल के हिसाब से, और अब वो प्री पोल अलायंस 2.5 साल पिछले कुछ महीने हो गए 2.5 साल खत्म होके, और इसके बाद कांग्रेस और एनसी के द्वारा, यानी कांग्रेस के कुछ काउंसलर्स और एनसी के कुछ काउंसलर्स और इन दोनों पार्टीज के द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन 16 लोगों के सिग्नेचर के साथ डिप्टी कमिश्नर करगिल को पिछले महीने सौंपा था। और उस टाइम पे डिप्टी कमिश्नर के तरफ से जो है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए जो भेजा था, तो उनकी तरफ से बताया गया था कि आने वाले समय में जो है हायर अथॉरिटीज से बात करके इसके ऊपर फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। और अब जो है फिलहाल फ्लोर टेस्ट का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब फ्लोर टेस्ट होगा LHDC करगिल का, क्योंकि अब जब फ्लोर टेस्ट होगा तो उसमें देखने वाली बड़ी और अहम बात यह है कि क्या डॉक्टर जाफर आखून इस वक्त सीसी के पद पे बरकरार हैं, क्या वो सीसी के पद पे रहेंगे, क्या उसके साथ मेजॉरिटी है, या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से कुछ काउंसलर्स और कांग्रेस के कुछ काउंसलर्स मिलके, एनसी और कांग्रेस जो पार्टी दोनों मिलके 16 काउंसलर्स की सिग्नेचर दिया है वो बरकरार है। फिलहाल देखने वाली बात अहम है। लगभग अभी एक महीने हो चुके हैं और जराये के हवाले से खबर मिली है कि इन्हीं दिनों में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के से नोटिफिकेशन आ सकता है फ्लोर टेस्ट का। इस नोटिफिकेशन का आना महत्वपूर्ण इसलिए, कई सारे एंगल से इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ से जो बजट बनता है, जो आपका बजट पास होता है, जनरल काउंसिल मीटिंग होता है, और नए साल के हवाले से, पूरे साल के हवाले से, तामीराती कामों के हवाले से बजट जो है पास होता है, तो जनरल काउंसिल मीटिंग फिलहाल LHDC करगिल का जनरल काउंसिल मीटिंग नहीं हुआ है। तो जनरल काउंसिल मीटिंग कब होगा, फ्लोर टेस्ट कब होगा, इसके ऊपर सरीकी बेसब्री से इंतजार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने जो सोर्सेस के जरिए दोनों पक्ष से बात कर लगातार हम कांटेक्ट कर रहे हैं, जी, और दोनों साइड से दावा ये है कि एक तो एनसी और कांग्रेस, उनका दावा है कि उनके पास मेजॉरिटी है, लेकिन डॉक्टर जाफर आखून भी अपने जगह पे स्टिल स्टैंड है और वो कह रहे हैं कि जब फ्लोर टेस्ट होगा तो उस टाइम पे उनके साथ मेजॉरिटी है। इस तरह की जरा के हवाले से हमें अपडेट मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। मोहम्मद इसाक लद्दाख से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि अभी गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है, लेकिन माना जा रहा है कि आइंदा दिनों में इस हवाले से
फैसला हो सकता है। चलिए नाज़रीन, अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात जरा जिला राजौरी की भी करते हैं। राजौरी के मंजाकोट कोटली इलाके के अंदर जमीन धंसने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान कोटली इलाके के अंदर जमीन धंसने का वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में ज़री अराजी का एक बड़ा हिस्सा मुतासर हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मंजाकोट का कोटली इलाका है, जहां पर जमीन धंसने का वाकया पेश आया है। अब तक कम से कम 4 तामीरात को नुकसान पहुंचने की इतलात भी मौसूल हुई है और मजीद इमारतों को भी खतरा लाहक है। मकामी लोगों में खौफ हिरास भी फैल गया है, जिस तरह से ये जमीन धंसने का वाकया अचानक से पेश आया है और उन्हें आइंदा दिनों में मजीद नुकसान का अंदेशा है, क्योंकि लोगों का मानना है कि अगर आने वाले वक्त में बारिशें होंगी तो शायद ये मजीद जो है जमीन धंसने का सिलसिला जारी रह सकता है। अचानक से ये वाकया पेश आया है। मंजाकोट का कोटली इलाका है, जहां पर अचानक से ये जमीन धंसने का वाकया पेश आया है। मकामी आबादी के मुताबिक इलाके में नई हाईवे के तामीराती काम के दौरान भारी मशीनरियों का इस्तेमाल हुआ है, जिससे पूरा इलाका मुतासिर हो रहा है और जमीन धंसने का वाकया तब से पेश आया है। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा की क़यादत में सीनियर अफसरान की टीम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना भी किया है और तामीराती आमा ने भी मुतासरा सड़क को बहाल करने और रास्ता खोलने के लिए अपनी मशीनरी तैनात कर दी है, जबकि इंतजामिया ने सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखने का भी ऐलान किया है। इस सिलसिले में मकामी लोग भी काफी परेशान है, वो खौफ हिरास में है और मकामी लोगों की जानिब से भी क्या कुछ खदशा जाहिर किया जा रहा है और क्या कुछ उनका कहना है, सुनते हैं उनकी जुबान। ये नेशनल हाईवे 144A कंस्ट्रक्शन के दौरान जो है, ये देख सकते हो आपके क्रैक्स पड़ गए हैं, लैंड डिस्ट्रॉय हो गई है। हमने यहाँ पे मक्की बीजी थी, वो पूरा जो है ना धंस गया है। कम से ये दुकानें जो हैं कम से कम 3-3, 4-4 फुट जो है ना नीचे ज़मीन में घुस गई हुई हैं। तो अभी हम यहाँ पे कुछ मतलब खेती बाड़ी करने के भी लायक नहीं बचे, ठीक है। और दुकानें थी हमारी, CSC सेंटर था मेरा, हार्डवेयर की मेरे भाई की दुकान थी, ये पीछे देख सकते हो आप। तो इनमें देखो आपके दीवारों ने छत को छोड़ दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्रैक्स में देखो आप, एक क्रैक में मतलब 2 खड़े बंदे घुस सकते हैं, इतने बड़े बड़े क्रैक्स हैं। यहाँ पे नेशनल हाईवे 144A जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो ड्यू टू एक्सकेवेशन और जो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ब्रेकर्स यूज़ कर रहे हैं उसकी वाइब्रेशंस की वजह से, और ऑलरेडी जो ससेप्टिबल एरिया है यहाँ पे एक जियोलॉजिस्ट ने बताया कि यहाँ पे जो नीचे रॉक है वो काफ़ी इंक्लाइंड है और उसके ऊपर सीपेज है पानी की और उसके ऊपर जो है काफ़ी लोड है। तो वो भी 2-3 फैक्टर मिलके जो है वो ये पूरा डिज़ास्टर बना है। तो इसके जो क्रैक्स वगैरह हैं वो तो पहले से डेवलप हो गए थे, अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले। तो हमने उसकी रिपोर्ट भी की थी, हमने बताया भी था कि हमारा कोलेटरल डैमेज में डालो और ये मसला हो रहा है। और सडनली जो होता है, जो कल होता है, कोई बारिश नहीं थी, कोई ऐसा सच मसला नहीं था। नीचे एक्सकेवेशन चल रही थी, वो डंगे वगैरह बन रहे थे, नीचे डाल रहे थे, तो वही कर रहे थे। तो इधर ऊपर से हमें क्रैक्स की आवाज़ आती है। यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर है ये ऑलरेडी डैमेज है कुछ हद तक, और वो स्ट्रक्चर एकदम से कोलैप्स करता है, हमें आवाज़ आती है और क्रैक्स की आवाज़ आती है, माइनर से आवाज़ आती है। तो हम देखते हैं अभी ये दरार 4 इंच थी, अभी ये 6 इंच हो गई है, अभी ये 1 फुट हो गया। लोगों के रेजिडेंशियल जो हाउसेस हैं, बड़े बड़े पक्के मकान बने हुए हैं। तो मेरी बात हुई थी सुबह डीसी साहब से, 2 बार बात हुई उनसे। अभी डीसी साहब और एसएसपी साहब दोनों जो है वो मौके पर पहुंच गए हैं और ग्रिफ के ओसी साहब भी पहुंचे हैं। मेरी ग्रिफ के कमांडर साहब से भी बात हुई है। मैंने उनको कहा है कि वहाँ उनका जो पानी का हैंड पंप वगैरह जो थे वो भी मतलब डैमेज हो गए हैं, पानी की बड़ी किल्लत आ गई है। वो लोग परेशान हैं कि हम पानी कैसे पिएंगे अब। तो मैंने उनको कहा है कि भाई आप इनको एक हैंड पंप भी लगा के दे दो 1-2, और इनको कहीं सेफ जगह पे शिफ्ट किया जाए। राजौरी के कोटली कालाबान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ कल से ज़मीन धंसने का मामला सामने आ रहा है और देख सकते होंगे इस वक्त बड़े बड़े गड्ढे यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे। दरअसल ये इस मशीन की वजह से नहीं है, बल्कि ये मशीन इन गड्ढों को दोबारा लेवल कर रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि बारिशों की वजह से पूरा इलाका ना बैठ जाए। हालांकि ये बड़े बड़े गड्ढे जो आप देख सकते हैं ये कल से यहाँ पर शुरू हो चुके थे, क्योंकि ज़मीन धंसने का मामला शुरू हुआ था और उसके बाद ये हालत हुई जहाँ 2 रोज़ कबल तक लोगों ने सब्जी हो या मक्की की फसल हो वो लगा कर रखी थी, मगर आज यहाँ की हालत बिल्कुल मुख्तलिफ आपको नज़र आ रही होगी। हालांकि ये पूरा इलाका लोगों को
कई तरह से डरा रहा है, कहीं ये पूरा इलाका ना धंसना शुरू है, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि इस वक्त इसके बिल्कुल हाईवे का काम चल रहा है, जो नई रोड एक निकाली जा रही है, जो टनल की तरफ जा रही है। लोगों का मानना है कि उसमें लापरवाही की वजह से इस तरह के हालात यहाँ बने। आप देख सकते होंगे कि इस वक्त यहाँ किस तरह के हालात हैं। हालांकि जो ये गड्ढे हैं इनको भरने या इनको लेवल करने के लिए इस वक्त जेसीबी मशीन लगाई गई है। वो इसलिए लगाई गई है क्योंकि बारिश की वजह से ज़्यादा नुकसान ना हो, इसको देखते हुए लेवल इसको करने का सिलसिला शुरू किया है। नीचे की तरफ आप देख सकते होंगे एक दुकान है, पूरी तरह ये जो दरार है पूरे नीचे तक आपको नजर आएगी। इस इलाके में ज़मीन धंसने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। हालांकि इसमें जहां आप देख सकते हो ज़मीन का नुकसान और लोगों के कुछ घरों का नुकसान हुआ, मगर इसको देखते हुए पहले ही बड़े कदम उठाने का सिलसिला इस वक्त शुरू कर दिया गया है इसको लेवल करने के लिए, क्योंकि पानी बारिश की वजह से पानी धंसे और ज़्यादा नुकसान ना हो लोगों को। वो चीज़ें देखते हुए इस वक्त आप देख सकते होंगे कि आगे के काम किया जा रहा है। मगर ये बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाऊँ राजौरी के कोटली कालाबन इलाके से दिखा रहा हूं, जहां कल से जमीन धंसने का मामला सामने आया है, जिसमें 50 कनाल से ज्यादा अराजी को नुकसान पहुंचा, लोगों की दुकानों और कोटली राजौरी की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर लगातार खौफनाक वाक़या पेश आया। ज़मीन धंसने का सिलसिला जारी है, लेकिन इंतज़ामिया की सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखी है और नुकसान से बचा जाए, किसी भी नुकसान से बचाया जाए, जानी माली नुकसान से, उस वाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं। बात राजौरी की हो रही है तो बात ज़िला सांबा की करते, उसके बाद वादी कश्मीर भी आपको ले चलेंगे। और सांबा से बड़ी खबर है, जहां पर बड़ी कार्रवाई हुई है और किरायादारों की तफसीलात न देने पर मकान मालिकान के खिलाफ ही कार्रवाई हुई है, जिसमें 19 FIR दर्ज किए गए हैं। बड़ी ब्राह्मणा से लेकर सांबा तक यह खुसूसी एक्शन लिया गया है और मकान मालिकान के अदम ताउन पर कानूनी कार्रवाई करते हुए 19 FIR दर्ज किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिला सांबा में किराएदारों की तफसीलात फराहम न करने पर 19 मकान मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। हुकाम के मुताबिक ये मुकदमात खुसूसी वेरिफिकेशन मुहिम के दौरान सांबा और बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए, जिसका मकसद सिक्योरिटी इकदाम को मज़ीद मौसर बनाना और किराएदारों की लाजमी तस्दीक के कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाना है। इस मुहिम के दौरान बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में 13 और सांबा पुलिस स्टेशन में 6 मुकदमा दर्ज किए गए। जिला मजिस्ट्रेट सांबा की हिदायत पर किराएदारों और घरेलू मुलाजमीन की पुलिस वेरिफिकेशन लाजमी करार दी गई थी। मुतल्लिका मकान और ज़मीन मालिकान की जानिब से अदम ताउन पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। SSP सांबा अनुज कुमार ने शहरियों से अपील की है कि वो पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करे और अपने किराएदारों की मुकम्मल तफसीलात फौरी तौर पर करीबी थाने में फराहम करे। उन्होंने कहा कि बरोक़त तस्दीक, अमन अमान के क़याम और किसी भी शरपसंद या मुजरिमाना अनासर के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए इंतहाई ज़रूरी है और ये कार्रवाई अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजाम के जायजे और शाराए आम पर चेकिंग को मज़ीद सख्त बनाने के इकदाम का हिस्सा है और 19 लोगों के खिलाफ, मकान मालिकान के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है और लोगों से ताउन की अपील की गई है ताकि खिते में सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके, अमन अमान को मजबूत बनाया जा सके। गुलिस्तानी नुमाइंदा ऋषि खुजूरिया मज़ीद तफसील दे रहे हैं। पुलिस ने आज जिला सांबा में 19 हाउस ओनर्स और लैंड ओनर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि इन 19 हाउस ओनर्स और लैंड ओनर्स के खिलाफ पुलिस ने FIR लॉन्च की है, जिसमें 13 FIR जो हैं ये बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में लॉन्च हुई हैं और 6 FIR जो हैं ये सांबा पुलिस स्टेशन में लॉन्च हुई हैं। और FIR लगने का कारण ये है कि ये जो हाउस ओनर लैंड ओनर्स हैं इन्होंने अपने टेनेंट्स की जो वेरिफिकेशन है ये नहीं कराई, यानी जो वेरिफिकेशन नॉर्म्स है उसकी पूर्ण रूप से वायलेशन की है, जिसके चलते सांबा पुलिस ने ये कड़ा एक्शन लिया है और ये 19 FIR जो है ये पुलिस स्टेशन बड़ी ब्राह्मणा और सांबा पुलिस जुरिडिक्शन में लॉन्च की गए हैं। तो कहीं ना कहीं इससे पहले भी लगातार अगर बात करें तो DM सांबा की तरफ से वक्तन ऑर्डर जारी किया गया तमाम उन हाउस ओनर्स के लिए, लैंड ओनर्स के लिए जो अपने घरों पर किराएदार रखते हैं, डोमेस्टिक हेल्पर्स रखते हैं या अपनी जगहों पर जो वर्कर आउटसाइडर्स हैं, वर्कर्स हैं वो रखते हैं जो बाहरी राज्यों से आकर यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ को सीरियसली भी लेते हैं और लोग जो वो किराएदार रखने से पहले जो तमाम वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो पुलिस स्टेशन में जाकर पूरा भी करवाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इसको लेकर कोई फिक्र नहीं है और कहीं ना कहीं इसको लाइटली लिया जाता है, जिसके चलते इन टेनेंट्स की वेरिफिकेशन नहीं कराई जाती। कहीं ना कहीं ये टेनेंट
सिर्फ सांबा के हवाले से अब जरा बढ़ते हैं आगे बात जरा अब जम्मू कश्मीर के अंदर तालीमी शोबे के हवाले से करते हैं और एक रिपोर्ट में एक ताज़ा खुलासा हुआ है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि 10वीं से 12वीं जमात तक जो तलबा है उनके स्कूलों के अंदर दाखिले में कमी रिकॉर्ड नजर आ रही है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो तालीमी शोबा है उनके उससे मुतलिक एक तशवीशनाक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक 10वीं से 12वीं सतह तक तलबा की दाखिले की शरह में गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान 20% से ज़ायद कमी रिकॉर्ड की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 से 2024 के दौरान जम्मू कश्मीर मुल्क में दूसरी सबसे ज़्यादा कमी वाले खित्तों में शामिल हो रहा है, जहाँ ये शरह 93.38% से कम होकर 72.9% तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगरचे तालीमी निज़ाम में कुछ बेहतरी देखी गई है, ताहम माली मुश्किलात, कम उम्री में रोजगार की तरफ रुझान, समाजी दबाव तलबा की तालीम जारी रखने में बड़ी रुकावटें बने हुए हैं। एदाद शुमार की अगर हम बात करेंगे तो एदाद शुमार के मुताबिक प्राइमरी सतह पर 17%, सीनियर सेकेंडरी सतह पर 12% तलबा तालीम छोड़ देते हैं, जबकि तकरीबन 46,000 बच्चों को दोबारा तालीम दायरे में शामिल किया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 87.2% स्कूलों में बिजली की सहूलत फराहम की जा चुकी है, ताहम दूर दराज और मुश्किल इलाकों में बुनियादी सहूलियात की कमी अब भी एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे इमरान नायकू के पास चलेंगे। इमरान, एक बड़ा खुलासा, एक बड़ा रिपोर्ट सामने आया है तालीमी शोबे के हवाले से। अगरचे तालीमी शोबे में बेहतरी आई है, लेकिन एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर यह कहा जा रहा है कि 10वीं के बाद जब 12वीं में दाखिला लेना होता है, 11वीं में दाखिला लेना होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी दर्ज की जा रही है गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान, और ये जो रुझान है ये बढ़ता ही जा रहा है। क्या कुछ वजूहात है और क्या कुछ इस रिपोर्ट में मजीद खुलासा किया गया है? देखिए कुछ ऐसा, मुझे रिपोर्ट में डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपने बड़े तफसीलन कहा कि जम्मू कश्मीर में 10वीं जमात के बाद 11वीं और 12वीं जमात में दाखिला लेने वाले तलबा की शरह में गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान नुमाया कमी जो है वो दर्ज की गई है। और जैसा कि आपने फिगर भी बताया कि सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक अब 2014 में 93.38 93.38% तलबा जो है, स्टूडेंट जो है 10वीं जमात के बाद अपनी तालीम जारी रखते थे। लेकिन जब इसी रिपोर्ट को हम देखते हैं तो 2014 में ये जो शरह है 72.9% रह गई है, और ये एक कंसर्निंग मैटर है। और ये हमारे सिर्फ स्कूल्स का ही मामला नहीं है, बल्कि हमारी यूनिवर्सिटीज का भी यही सूरत हाल वहां पे भी है। अगर आप देखेंगे कि एक वक्त पे जब कश्मीर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स या तलबा तरसते थे कि वो एंट्रेंस की तैयारियां करते थे और उसके बाद एक एंट्रेंस के बाद ही वो मास्टर्स के लिए क्वालिफाई होते थे और उनका दाखिला होता था। लेकिन आजकल अब वो एंट्रेंस का दौर खत्म हुआ है। एंट्रेंस तो लिया जाता है, लेकिन ओपन जो है एडमिशन है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, कश्मीर यूनिवर्सिटी हो या बाकी यूनिवर्सिटीज हो। तो स्कूल्स का भी यही सूरत हाल है। यकीनी तौर पर जैसे आपने कहा कि ये मुल्क में दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है, जहां 10वीं जमात के बाद तलबा जो है वो दाखिला लेने में कम इंटरेस्टेड है। इस सूरत हाल को सरकार को देखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये एक संगीन मसला है। 20% कमी देखी गई है। कि हम इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन वजूहात हैं, इसके कारण क्या है? इंटरेस्टेड है, वो तालीम जारी नहीं रखना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि तालीम का जो रुझान है वो हम में कम होता जा रहा है। और इमरान ये बताइएगा, इमरान क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? 93.8 जी इमरान ये बताइएगा, ये जो हम लगातार कमी देख रहे हैं, इसके पीछे असल वजूहात क्या है? खामियां कहां पर है, लूप होल्स कहां पर है? और जब उमर सरकार आई थी तो ये दावा किया गया था कि तालीमी शोबे में बेहतरी आएगी। क्या जो उमर सरकार है उनकी तरफ से इन 1.5 सालों में इस वाले से कोई फैसला, कोई कदम उठाया गया? देखिए ये सिर्फ ज़हूर साहब उमर सरकार का ही मामला नहीं है, बल्कि मजमूई तौर पर ये सोसाइटी के हर फर्द, हर फैमिली मेंबर, और जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को भी देखने की जरूरत है और उसको बड़ी संजीदगी से लेने की जरूरत है।
लेकिन सरकार की अपनी जिम्मेदारी है। अगर आपके पास लूप होल्स है, अगर ये शरह कम हो रहा है, परसेंटेज कम हो रही है, तो गवर्नमेंट को इसको देखने की बहुत जरूरत है कि अगर सूरत हाल यही रही कि आपके 2-4 सालों के दौरान 20% जो है, या 10 सालों के दौरान 20% जो है कमी आई है, तो इसका मतलब यह है कि आने वाले और 10 सालों के दौरान और 20% कमी होगी। तो रेशो कम होता जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब यह कि हमारी लिटरेसी रेट जो है वो डाउन हो जाएगी। और जिस स्टेट की, जिस यूटी की, जिस मुल्क की लिटरेसी रेट कम हो, तो ये उस मुल्क के लिए बदकिस्मती है कि वहाँ तालीम का रुझान कम हो जाना। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसकी तरफ देखने की जरूरत है। अलबत्ता एक चीज है, मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में माशी हालात है, इस वक्त इन्फ्लेशन है, वो भी एक वजूहात है। और दूसरा ये कि ये जो सोशल मीडिया का बड़ा ट्रेंड है, तो इसकी वजह से भी एक तो तलबा भी डिसइंटरेस्ट हुए हैं, वालिदैन भी अपने बच्चों की तरफ उनका जो इंटरेस्ट रहा है शायद उसमें कमी कहीं ना कहीं है। इमरान शायद हमारे स्कूल्स में एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस तरीके की काउंसलिंग करने में नाकाम है, जिसकी वजह से ये शरह में दिखाई दे रही है। इमरान, आखिर पर आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्या ये भी माना जाए कि जो नौजवान हैं, तलबा हैं, वो प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, यानी कि वो प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना चाहते हैं, स्किल कोर्सेज करना चाहते हैं? और दूसरा, क्या वो कम उम्री में, जिस तरह से इस रिपोर्ट में भी खुलासा किया गया है कि कम उम्री में उनकी जो घर की जिम्मेदारी होती हैं, इसलिए वो रोजगार की तलाश में होते हैं और उनकी तालीम जो है वो छोड़ने पर मजबूर भी हो जाते हैं? देखिए, जहां तक रोजगार का ताल्लुक है, इसका मैंने पहले ही जिक्र किया है कि माशी एतबार से जम्मू कश्मीर इस वक्त संगीन बहरान का शिकार है। अगर आप देखेंगे कि जो एक नैरेटिव भी सेट है और हकीकत भी है कि यहाँ पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार है, अब ओवर एज भी हो चुके हैं, कहीं रोजगार नहीं है, और ना ही प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे कहीं फ्लोरिश है और ना ही एस्टैब्लिश्ड है, जिसकी वजह से जो नई नस्ल है, जो नई जनरेशन है, या जो तलबा 10वीं जमात या 12वीं जमात या 10th 9th के जो है, वो इन बेरोजगारों को देख के भी मायूस हो जाते हैं। उनमें भी वो होपलेसनेस पैदा हो जाती है कि जब इमरान साहब ने मास्टर्स किया है, पीएचडी किया है, एमफिल किया है, एमएससी किया है, कोई और इन्होंने डिग्री की है, तो जब ये बेरोजगार है तो मैं आगे जाके क्या करूंगा? मेरे लिए तो कोई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई मुस्तकबिल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इमरान नाइको श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि माली दबाव से लेकर समाजी दबाव तालिब इल्मों पर है, नौजवान नस्ल पर है, जिसकी वजह से वो जो हम देख रहे हैं कि तालीम में या जो ये एदाद शुमार है उसमें कमी है। चलते चलते बात जब तलबा के हवाले से हो रही है तो एक बड़ा मामला है रिजर्वेशन का। उस मामले पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वजाहत दी है और कहा कि जो उमर सरकार में या काबीना का उसमें काम था वो मुकम्मल हो गया है और अब मामला जो है वो मरकज़ी हुकूमत के पास है। रिजर्वेशन तजावीज़ पर मरकज़ी हुकूमत के सवालात के जवाबात तैयार है, ये वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से वाज़ह कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि काबीना जल्द वजाहतों पर मुश्तमिल जवाब की मंजूरी देगी और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में या जम्मू कश्मीर हुकूमत ने रिजर्वेशन पर अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल कर ली है और काबीना सब कमेटी की रिपोर्ट पहले ही मंजूर हो चुकी है, ये वज़ीर आला की जानिब से कहा गया। मज़ीद उन्होंने क्या कुछ कहा, उनकी हमने जो करना था हमने किया। कैबिनेट की सब कमेटी बैठी, उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया, रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूर किया। कैबिनेट का फैसला जैसे बाकी फैसले हैं मोहतरम एलजी साहब के पास भेजा गया, उन्होंने उसको फॉर्मली दिल्ली रेफर किया। दिल्ली के तरफ से मतलब मरकज़ी हुकूमत के तरफ से उस पर कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगी गई, वो फाइल वापस हमें भेजी गई। डिपार्टमेंट ने उन तमाम क्लैरिफिकेशंस का जवाब जो है वो तैयार किया है। तैयार किए हुए शायद 2-3 दिन हो गए। अब कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाएगी। कैबिनेट में, क्योंकि ये फैसला कैबिनेट का था, कैबिनेट उस जवाब को अप्रूव करेगी और वो जवाब वापस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मरकज़ी हुकूमत के पास भेज दिया जाएगा। ये चंद तलब किया जाएगा, उसके बाद जो जवाबात है वो मरकज़ी हुकूमत को भेजे जाएंगे। 10 बजने वाले हैं, स्टूडियो के गड़िया बागी जाने की इजाज़त नहीं दे रही है।
प्रोग्राम सलाम जेकी का वक्त यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे यानी ज़ुहूर लोलाबी और गवर कुची को आप देंगे इजाज़त इस वादे के साथ कि आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा ब्रेक होगा। ब्रेक के बाद खबरों का और एक बुलेटिन। हमें इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।